फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग अवतल दर्पण में फोकस दूरी के लिए सूत्र पढ़े नहीं थे, उसे हम लोगों ने सिद्ध भी किया था। फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आज वही फार्मूला हम लोग उत्तल दर्पण में पुनः सिद्ध करेंगे। जो हम लोगों ने सिद्ध किया है वह अवतल दर्पण के लिए था। आज हम लोग जो फार्मूला सिद्ध करेंगे वह उत्तल दर्पण के लिए होगा। तो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग पूछा जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए फोकस दूरी का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ऐसा नहीं होता। उसमें कहा जाता है कि अवतल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सिद्ध कीजिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सिद्ध कीजिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसीलिए दोनों दर्पणों में फोकस दूरी का सूत्र पढ़ना और उसे सिद्ध करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है, इसे आप लोग समझ सकते हैं या इस फिगर को बनाना जानते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना में जो दूसरी कंडीशन होती है कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित होता है, तो वही कंडीशन हम लोगों ने यहाँ लगाया है। ठीक है, इधर अनंत है और इधर दर्पण का ध्रुव है, बीच में मैंने ए बी एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इस फिगर में मैंने थोड़ा सा काम बढ़ाया है। जैसे मैं कहूं कि ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है u, इसको भी मैंने लिख दिया है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v, इसे भी मैंने लिख दिया है। फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r, इन सभी चीजों को मैंने चित्र में प्रदर्शित कर दिया है। जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना था या अवतल दर्पण द्वारा था, उसमें u और v को प्रेजेंट नहीं किया जाता था। सिर्फ मुख्य फोकस f और वक्रता केंद्र c को दिखाया जाता था, न कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को दिखाया जाता था। तो इसमें हमें इन सभी दूरियों को प्रयोग करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इन सभी चीजों को इसमें दिखा दिया है। तो जिस तरीके से अवतल दर्पण में हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, उनका क्या नियम होता है, सेम उसी तरीके से इसे भी सिद्ध करना है। बस फिगर थोड़ा से अलग है, यही हम लोग को ध्यान में रखना है। तो जरा देखा जाए, अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश, ये दोनों समरूप है। समरूप क्यों है? क्योंकि मुख्य अक्ष पर वस्तु लंबवत है या वस्तु हमेशा लंबवत रखी जाती है और प्रतिबिंब भी हमेशा लंबवत बनता है। सो अगर ए बी लंब है, ए डैश बी डैश लंब है, तो ये दोनों हो गए समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होने का मतलब ये समरूप हो गए। सो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी, ए डैश बी डैश सी समरूप है। तो लिखा जाए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। जब ये समरूप होंगे तो क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी अपान ए डैश सी। इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। सो इसी प्रकार से जरा दूसरा त्रिभुज देखा जाए, एन डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। त्रिभुज एन डी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है। जब ये भी समरूप है
तो हम लोग लिख सकते हैं एन डी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन ए डैश, इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। तो जरा देखा जाए चित्र में कि जो ये एन डी है वो ए बी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं परंतु एन डी इक्वल टू ए बी। ए बी है तो समीकरण 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखेंगे तो एन डी के स्थान पे जब आप ए बी लिखेंगे तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन ए डैश एफ। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 3। अब जरा समीकरण 1 और 3 को देखें। समीकरण 1 और 3 को आप देखेंगे तो इन दोनों समीकरणों का जो बाया पक्ष है वो इक्वल है, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से अगर दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू एन एफ अपान ए डैश एफ। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। पुनः वही पुरानी बात, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बिंदु डी बिंदु पी के निकट होता। तो जो बिंदु पी से हम लोग लंब डालते तब वो एन पर ना आकर के बिंदु पी पर ही गिरता, अर्थात जो एन एफ की डिस्टेंस होती वो पी एफ के बराबर हो जाती। तो क्या लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बिंदु डी ध्रुव पी के निकट होता, तो अगर ध्रुव पी के निकट होता तो जो एनएफ की डिस्टेंस है वो डी एन, जो एनएफ की डिस्टेंस है वो पी एफ के बराबर हो जाती। तो एनएफ ये बराबर होता पी एफ के। अगर हम एनएफ बराबर पी एफ लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से जरा देखा जाए, AC अपान ए डैश सी, AC अपान ए डैश सी इक्वल टू एनएफ के स्थान पे पीएफ अपान ए डैश। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 5। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दर्पण में जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती है। देखिए मैंने फिगर में रिप्रेजेंट भी किया है, जो यू को दिखाया है वह भी दर्पण के ध्रुव से है, भी एफ आर ये सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी गई है। और इसमें जो हम लोगों के पास डिस्टेंस है AC, जरा देखिए AC, ये दर्पण से दूरियां नहीं नापी गई हैं, ये तो सीधे सीधे
जहां वस्तु रखी है और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। सो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, जिसमें नापी जा सकने वाली सारी दूरियां ध्रुव से हो जाए। सो जरा देखिएगा फिगर में एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। एसी को मैं लिख सकता हूं पी ए प्लस पी सी। सो ऐसे ही सारे डिस्टेंस को चेंज करते हैं। एसी को हम लोग लिख सकते हैं पी ए प्लस पी सी। ए डैश सी को जरा देखा जाए। ए डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश। अगर मैं पी सी डिस्टेंस में से पी ए डैश को माइनस कर दूं तो ए डैश से मिल जाएगा। तो लिखा जाएगा पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल टू, इसमें ऑलरेडी पी है, इसे हम लोगों को बदलना नहीं है, अपॉन ए डैश एफ। ए डैश एफ के लिए भी लिखेंगे पी एफ माइनस पी ए डैश, पी एफ माइनस पी ए डैश। अब इसमें पी ए पी सी है क्या, उसी दूरी को उसके संकेत से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पी ए क्या है, वस्तु की दूरी, यू से डिनोट करेंगे, बाई तरफ है इसलिए माइनस, ये हो जाएगा माइनस यू प्लस पी सी। पी से लेकर के सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से दिखाएंगे दाहिनी तरफ है इसलिए ये पॉजिटिव आर, अपॉन पी सी फिर से आर माइनस पी ए डैश। पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है यानी कि भी इक्वल टू पी एफ माने फोकस दूरी, जिसे हम लोग एफ अपॉन पी एफ फिर से एफ माइनस पी ए डैश फिर से भी। अब हम लोग जानते हैं कि आर इक्वल टू 2f होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f अपॉन आर के स्थान पर 2f माइनस भी इक्वल टू f अपॉन f माइनस भी। यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस यू प्लस 2f का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे f माइनस भी में, ये बराबर होगा f का मल्टीप्लाई करेंगे 2f माइनस भी। इसी को हम लोग थोड़ा से एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं इसका। माइनस यू को बाहर निकालते हैं, माइनस यू का मल्टीप्लाई f माइनस बी प्लस 2f का जो मल्टीप्लाई होगा वह भी f माइनस बी। यहां मल्टीप्लाई करते हैं, f का मल्टीप्लाई आप 2f में करेंगे 2f स्क्वायर, f का मल्टीप्लाई आप माइनस बी में करेंगे माइनस एफ भी। माइनस यू का मल्टीप्लाई आप एफ में कर दीजिए माइनस यू एफ, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस यू का भी में करेंगे यू भी, 2f का आप एफ में करेंगे प्लस 2f स्क्वायर, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में 2f का भी में 2f भी इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस f भी। जरा देखा जाए, इक्वल के लेफ्ट साइड में भी प्लस 2f स्क्वायर, राइट साइड में भी 2f स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर इस 2f स्क्वायर से कैंसिल हो जाए। यू भी को बाई तरफ ही रहने देते हैं, बाकी को ट्रांसफर करते हैं, तो ये यू भी
यू भी इक्वल टू, जरा देखा जाए, अभी मैं इधर सबको ऐसे ही रहने देता हूं, ये माइनस एफ बी है, इक्वल के बाद माइनस एफ बी, ये हो गया माइनस एफ बी। इधर से देखा जाए, ये माइनस यू एफ आगे जाएगा तो प्लस यू एफ, प्लस यू एफ, ये ऑलरेडी यहां है पहले से, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस टू एफ बी आगे जाएगा प्लस टू एफ बी, प्लस टू एफ बी। सर देखिए इन दोनों को, ये माइनस एफ बी, ये प्लस टू एफ बी, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये हमें मिलेगा यू भी इक्वल टू यू एफ, और टू एफ बी में से आप एफ बी को माइनस करेंगे तो ओनली एफ बी मिलेगा, प्लस एफ। अब हमें करना क्या है कि इसके दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देना है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, जब आप यू भी एफ से भाग देंगे तो ये यू भी अपान यू भी एफ इक्वल टू यू एफ अपान यू भी एफ प्लस एफ भी अपान यू भी एफ, ये यू भी इस यू भी से कैंसिल हो जाएगा, यू एफ से कैंसिल हो जाएगा, एफ भी से कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा वन अपान एफ इक्वल टू, यहां बचेगा वन अपान भी प्लस, और ये बचेगा वन अपान। सो यही फार्मूला हम लोगों ने कल सिद्ध किया था, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान भी प्लस वन अपान। तो ये उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का सूत्र है, इसकी सहायता से हम लोग पाठ में आए अनेक प्रकार के आंकिक प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। तो लेसन जब कंप्लीट या फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको कुछ सवालों का अभ्यास भी करा दूंगा कि किस तरीके से इस फार्मूले पर सवाल में लगाए जाते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे संयुग्मी फोकस। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो अगली टॉपिक हम लोगों की संयुग्मी फोकस, ये मैंने लिख दिया है। संयुग्मी फोकस का मतलब होता है कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह दो बिंदु जिसमें से हम किसी एक बिंदु पर वस्तु को रखते हैं, तो इस बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर रखें, और जब हम इस बिंदु पर वस्तु को रखें तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बने। तो ये जो दोनों बिंदु होते हैं, इन्हीं दोनों बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहा जाता है, और इन्हीं दोनों बिंदुओं का जो नामकरण होता है वह संयुग्मी बिंदु कहलाता है। तो जो संयुग्मी फोकस या बिंदु होता है, संयुग्मी फोकस या कहिए, संयुग्मी फोकस जो होता है वह सिर्फ अवतल दर्पण में पाया जाता है, उत्तल दर्पण में नहीं होता है ऐसा। क्योंकि उत्तल दर्पण में हम लोगों ने देखा कि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, और जब अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। हम लोगों ने वस्तु को फोकस पर या फोकस और ध्रुव के बीच रखा ही नहीं, इसलिए जो संयुग्मी फोकस होता है या जो संयुग्मी बिंदु होता है यह उत्तल दर्पण में नहीं होता। बात आती है क्यों अवतल में होता है। तो अवतल में आप देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, और जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो जो मैंने इमेज फॉर्मेशन अवतल दर्पण में आपको पढ़ाया है उसमें आप देखेंगे, आप वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति से आप तुलना करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जब एक वस्तु पे एक बिंदु पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दूसरे वाले बिंदु पर बन जाता है। जहां प्रतिबिंब रखा गया है, जहां प्रतिबिंब बना है, जब वहां वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब
पहले वाले बिंदु पर बन जाता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो संयुग्मी फोकस होता है वह अवतल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में नहीं होता है। ओके, तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि संयुग्मी फोकस किस दर्पण में पाया जाता है? तो आपका जवाब अवतल दर्पण होना चाहिए। अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस होता है, न कि उत्तल दर्पण में। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन कहा जाता है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है यही दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। यम इक्वल टू लिखा जाता है आई अपान ओ, जहां आई प्रतिबिंब की लंबाई होती है और ओ वस्तु की लंबाई होती है। तो आप लोग किताबें जितनी अधिक पढ़ेंगे इतने संकेत हो सकता है आपको अलग अलग मिले। कहीं कहीं एच डैश अपान एच यूज किया जाता है और कहीं कहीं किताबों में आई और ओ यूज किया जाता है। तो सो मैं आई और ओ के लिए फार्मूला लिख रहा हूं। पहले मैं इसको शब्दों में लिख देता हूं, फिर मैं इसे संकेत के रूप में लिख देता हूं। तो रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन को हम लोग यम से दिखाते हैं, यम इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दिखाते हैं, आई, और वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं, यम इक्वल टू आई अपान ओ। और भी आप देखेंगे इस आई अपान ओ का जो संबंध होता है वो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के साथ होता है। तो जो आई अपान ओ होता है ये बराबर होता है माइनस भी अपान यू, और आई अपान ओ का जो मान होता है वो यम होता है। सो एक फार्मूला और हम लोगों को मिल जाता है, यम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस भी अपान यू। ये दोनों दर्पणों के लिए सिद्ध भी किया जाता है कि कैसे जो आई अपान ओ है वो माइनस बी अपान यू के इक्वल आता है। सो मैं इसे आपको सिद्ध करके दिखा भी देता हूं, बाकी आप इसे नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है वह दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है, जिसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। यम इक्वल टू लिखा जाता है आई अपान ओ। पुनः एक फार्मूला हम लोग और पढ़ते हैं उसी में, यम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस बी अपान यू। तो ये आता कैसे है? परिभाषा के अनुसार यम इक्वल टू आई अपान ओ तो सही है, लेकिन ये इक्वल टू माइनस बी अपान यू कैसे आता है? इसके लिए मैंने एक यह फिगर बनाया हूं, इस फिगर या चित्र की सहायता से आपको बताऊंगा कि कैसे जो यम होता है यह प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होने के साथ साथ कैसे यह प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात की ऋणात्मकता के बराबर होता है। तो ये मैंने बना दिया एक अवतल दर्पण, और इसमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच मैंने एक वस्तु रखी है ओ डैश। इसमें मैंने दो नियम बनाए हैं। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम मैंने लगाया है परावर्तन का नियम, सीधे प्रकाश की किरण यहां से निकलती है और दर्पण के ध्रुव पर जाती है और दर्पण के ध्रुव से वापस लौट आती है। दोनों प्रकाश की किरणें जो परावर्तित है वो एक दूसरे को आई डैश पर काटती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। कंडीशन वही है, वहां भी वस्तु जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होती थी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता था। सो वही चीज यहां भी बनी है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, जरा देखा जाए त्रिभुज कौन कौन सा है। त्रिभुज ओ डैश पी,
आई आई डैश पी, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई आई डैश पी से एंगल ओ ओ डैश ओ पी, एंगल ओ डैश ओ पी ये बराबर होगा एंगल आई डैश आई पी के। क्या है देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये दोनों समकोण है। समकोण है, अरे भाई ये प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष पर, वस्तु है मुख्य अक्ष पर, और ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब और वस्तु दोनों मुख्य अक्ष पर लंबवत होते हैं, तो ये 90 अंश की कोण बनाएंगे। दूसरा जरा देखा जाए, हमने इसमें परावर्तन का नियम लगाया है, तो जब मैंने परावर्तन का नियम लगाया तो जो ये वाला एंगल है परावर्तन के नियम से इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग दूसरा लिख सकते हैं एंगल ओ पी ओ डैश ओ पी ओ डैश ये बराबर होगा एंगल आई पी आई डैश, कारण परावर्तन के नियम से। अभी पीछे वाले फार्मूले में हमने आपको बताया कि जब त्रिभुज दोनों समकोण थे तो त्रिभुज समरूप हो गया। कोण समकोण, दोनों त्रिभुजों का एक एक कोण समकोण था तो त्रिभुज समरूप हो गया। तो समकोण तो यहां भी है, अर्थात त्रिभुज समरूप होना चाहिए। तो आप लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुज समरूप है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूपता का कुछ नियम वगैरह होता होगा, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा अभी, भुजाओं का अनुपात होता है। सो इसी प्रकार से यहां भी हम देखते हैं, तो क्या लिखा जा सकता है, आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इक्वल टू पी आई अपान पी ओ, आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इक्वल टू पी आई अपान पी ओ। देखिए क्या लिख सकते हैं, आई आई डैश ये प्रतिबिंब की लंबाई है जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, भी से, भी से, लेकिन नीचे की तरफ है इसीलिए माइनस भी, सॉरी गलती हो गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है या प्रतिबिंब की लंबाई है आई आई डैश, इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से। तो आई अपान ओ ओ डैश है, ओ ओ डैश वस्तु की ऊंचाई है जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, ओ से, आई अपान ओ स्क्वायर। जरा देखिए पी आई प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम लोग भी से दिखाते हैं, तो भी अपान पी ओ वस्तु की दूरी है जिसे यू से दिखाते हैं। मैंने दूरियों का चिन्ह, दूरियों का प्रतीक तो लिख दिया लेकिन चिन्ह मैंने नहीं लगाया है। आई आई डैश नीचे की तरफ है अर्थात ऋणात्मक, ये माइनस,
ओ ऊपर की तरफ है प्लस, और भी बाई तरफ है, यू भी बाई तरफ है, अर्थात दोनों। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा माइनस आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान, इसे हम लोग लिख सकते हैं यम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस भी अपान सो यम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस भी अपान। तो इस तरीके से हम लोग इसे सिद्ध कर देते हैं। बाकी सारी चीजें अगली क्लास में। थैंक यू।